हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब है कि आनुवंशिकता, यानी जो हमारे जीन्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, और एनवायरनमेंट एक बालक के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा, आनुवंशिकता का मतलब समझते हैं कि जैसे सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और वो क्रोमोसोम्स एक स्टेज में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट कट के पहले क्रोमोसोम में चला जाएगा। तो उससे एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है। यानी एक पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर थे, माँ के कुछ कैरेक्टर थे, पापा के कुछ कैरेक्टर थे। फिर जब क्रॉसिंग हुई तो दोनों चीजें एक दूसरे में गई, तो वहां पे एक नया पैटर्न बन के आएगा। वो जो नया पैटर्न आएगा, वो जो बालक में शो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। यानी दोनों पेरेंट्स से जो बच्चे में कैरेक्टर्स गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं आनुवंशिकता या जीन्स। बेसिक इन्हें हम जीन्स बोलते हैं कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले हुए हैं। वैसे ही बालक के विकास में वो जीन्स अपनी अगर वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंसी दिखाएंगे, अगर रिसेसिव जीन है तो वो शो नहीं करेगा। तो इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर कैसे बच्चे के विकास में सहभागिता देते हैं। जैसे फर्स्ट मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के टाइम में जब ओवरलैप करते हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स आउट होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट्स हमेशा हों और उनके फुल कैरेक्टर्स बच्चे में दिखें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ ही पार्ट जाता है और कुछ पार्ट नहीं जाता है। ऐसे ही फादर का कौन सा पार्ट, कौन से ट्रेड्स का पार्ट जाएगा और मदर के कौन से ट्रेड्स का पार्ट जाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं होती है। तो कॉम्बिनेशन हमेशा नया होगा। यानी कभी कभी क्या होता है, भाई बहन भी एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए हमेशा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से आपको एकदम अलग ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे कि दो इवन ट्विंस होते हैं जो, उनमें भी क्या होता है कि वो भी एक दूसरे की थिंकिंग या उनकी भी हरकतें अलग अलग होती हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि चीज़ें ओवरलैप होती हैं, चीज़ें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जाती हैं, या जेनेटिक मेकअप उनका डिफरेंट होता है। किसी भी दो इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हेरिडिटी की। यानी जो कुछ हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अच्छा, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा लॉज, जैसे हम लॉज ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। यानी फर्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिजेम्बलेंस या वंशानुक्रम के जो सिमिलैरिटीज होती हैं, उन्हें हम किस में बोल रखते हैं, लॉज ऑफ रिजेम्बलेंस में। अब मान लीजिए कोई पेरेंट है जो शॉर्ट हाइट के हैं या डार्क कलर के हैं, तो उनका बच्चा या तो शॉर्ट हाइट का ही होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आसपास की लंबाई ही होगी। और कलर अगर डल है दोनों पेरेंट्स का, तो लगभग बच्चे का कलर भी डल होता है। या जिस आईक्यू के पेरेंट्स हैं उसी आईक्यू में ही लगभग बच्चा डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में थे, वही कैरेक्टर्स आपके चाइल्ड में शो होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी समानता का नियम। जो पेरेंट्स से गुण आते हैं वो बच्चे में भी शो होंगे ही होंगे। इस वजह से इसी को हम फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। फिर सेकंड है हमारा लॉ ऑफ वेरिएशन। यानी अब क्या हुआ, जैसे अभी बोला मैंने कि कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स से, अब किसी की मम्मी अगर छोटी हाइट की है, पापा लंबे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लंबा हो जाएगा। क्योंकि मदर का कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है, मदर के जीन्स अगर वहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, तो बच्चा छोटी हाइट का भी हो सकता है। या अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक सांवला है, एक फेयर है, तो क्या होगा वहाँ पे कि मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि फेयर वाले के जीन्स आपको डोमिनेंसी में मिलेंगे तो बच्चा फेयर हो जाएगा, या आपकी एक्सपेक्टेशन जो होगी उससे इतर भी हो सकता है बच्चा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है, वो विभिन्न भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, भिन्नता का नियम। यानी पेरेंट्स से बच्चे का डिफर होना एक भिन्नता का नियम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स सामने हैं लेकिन बच्चा बहुत गोरा होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये वेरिएशन क्रिएट करती है। इसी वजह से स्पीसीज में, या इसी वजह से जीन्स में, या परिवर्तन की वजह से ही हमेशा बच्चे डिफरेंट होते चले जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, पूरी की पूरी ह्यूमन रेस एक ही जैसी हो जाएगी। अगर वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा तो सारे के सारे फिर एक ही जैसे
दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वेरिएशन भी ज़रूरी है और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। फिर थर्ड है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी ये थ्योरी ये बताती है हमें कि कुछ कभी कभी क्या होता है, जीन्स रिग्रेस या डिप्रेस भी हो जाते हैं। मतलब जैसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दोनों पेरेंट्स बहुत हाई आईक्यू के हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनके, पर चाइल्ड में वो कैरेक्टर शो ही नहीं होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मीन सोरेनसन ने किया था, बाद में इसको मेंडल ने अपनाया था। इसीलिए इसमें हमेशा आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि दोनों पेरेंट्स के अच्छे होने के बावजूद बच्चा नहीं डेवलप हो पा रहा है, या उसका आईक्यू उतना हाई नहीं है, या कभी कभी पेरेंट्स का बहुत कम आईक्यू होता है और चिल्ड्रन एकदम गिफ्टेड निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ है रिग्रेशन का, यानी एकदम ही जीन्स, जो पेरेंट्स के जीन्स है उसके एकदम विपरीत जो कैरेक्टर शो कर रहा है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन। फिर इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है, तो इन्वायरमेंट की एक डिटेल वीडियो आपके पास है, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे भी हम पढ़ाई करेंगे कि जैसे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो बच्चे के आसपास का वातावरण, बच्चा जिस वातावरण में डेवलप हो रहा है उसके आसपास स्कूल्स, उसका समाज, उसका नेचुरल हैबिटेट कैसा है, वो सब किस में आता है, पर्यावरण में। तो पर्यावरण के कैसे, पर्यावरण कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो हम इस चीज़ से जानेंगे कि पर्यावरण में आते कौन कौन से घटक हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स, की जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, वहाँ से चाइल्ड का बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज और एटीट्यूड्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में है, बहुत साउथ इंडिया में जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, तो वहाँ पे आपको स्किन कलर ज़्यादातर डार्क मिलेगा। और वहीं क्या है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई है तो वहाँ पे एकदम बर्फीला एरिया है, एकदम ठंडा रहता है मौसम, गर्मी बहुत कम होती है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होता है कि उनके स्किन का कलर जो होता है वो फेयर हो जाता है। फिर सेकंड है फैमिली, फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो फैमिली सबसे मेजर रोल किसी भी बच्चे की लाइफ में फैमिली पे करती है। जैसे शुरुआत में आपके परिवार का भी, आपका परिवार ही सिखाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, उसके मॉरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, वो सब कहाँ से आती है बच्चे में, फैमिली से। क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बच्चा सबसे पहले जब बड़ा होता है या माँ के गर्भ में ही होता है, उसी टाइम से आपके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करने लगता है। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से अपने घर पे देख रहा होता है, वैसे ही उसके मूल्य भी धीरे धीरे उसी वे में प्रभावित होने लगते हैं। फिर थर्ड आता है स्कूल्स और टीचर्स। स्कूल्स और टीचर्स में भी बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से हो रहा था, उसका परिवार था, स्कूल था, वहाँ से उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हो रहा था। बच्चा स्कूल जाता है, फिर स्कूल में उसके टीचर्स सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसके आसपास के जो बच्चे होते हैं जिनसे वो कम्युनिटी के एथिक्स सीखता है कि कैसे रहना है, किसी को हेल्प करनी है, किसी को कैसे बात करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सीखता है, वो स्कूल में सीखता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। फिर फर्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ये अगेन एक्सप्लेन है आपका वीडियो कि नेचर और नर्चर में क्या क्या अंतर है। अब मान लीजिए नेचर जहाँ पे है वहाँ पे भौगोलिक पृष्ठभूमि या नेचर के थ्रू जो बच्चा डेवलप होके आया, यानी 6-9 महीने जो वो गर्भ में रहा, और जो जीन्स उसके आए, वो सारी चीज़ें क्या है, नेचर से मिली है ये उसको, यानी जेनेटिक मेकअप क्या है उसका, नेचर से मिला हुआ है। और नर्चर यानी कैसे आपने उसको पाला है, या वो जो जन्म लेने के बाद का समय है उसमें उसकी परवरिश कैसी हुई है, ये चीज़ें नर्चर में आती हैं। यानी उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, ये चीज़ें कहाँ आएंगी कि बाहरी वातावरण हो जाएगा उसका। और नेचर क्या है, जिसे हम चाह के भी नहीं चेंज कर सकते। जेनेटिक मेकअप आप किसी का नहीं चेंज कर सकते, जो जीन्स आए हैं। अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो बच्चे में मोस्टली वो डायबिटीज के लक्षण शो होते हैं, यानी आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नर्चर में यानी स्टार्टिंग से अगर आप उसका ध्यान दे रहे हैं तो उस चीज़ को कम किया जा सकता है, पर वो शो करेगा, वो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसे हम रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, फैक्टर्स बायोलॉजिकल और फैमिली फैक्टर्स वही जीन्स वाले, और जो उसका जेनेटिक मेकअप है ये आपका नेचर में आ जाएंगे। और सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहाँ आएंगे, आपके नर्चर में आएंगे, यानी उसके आसपास का समाज कैसा मिल रहा है उसको, और जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी, ये सोशल फैक्टर्स में आ जाएंगी।
फिर अच्छा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के एजुकेशनल इम्प्लीमेशंस क्या होते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कोई बीमारी है, जैसे कभी कभी बच्चा सोशली चैलेंज्ड होता है, कभी फिजिकली चैलेंज्ड होता है। तो अगर उस चीज़ को हमने समझ लिया कि ये बच्चा नहीं कमज़ोर है, ये यहाँ पे इसके जेनेटिक मेकअप की वजह से कोई हिंड्रेंस आ रहा है, तो उसको उस हिसाब से उसके करिकुलम को या इस हिसाब से उसकी टीचर अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव लाके उस बच्चे की हेल्प कर सकता है। जैसे कभी कभी क्लासेस में अगर आप प्राइमरी स्कूल्स में देखेंगे तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो उल्टा चीज़ें बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे आपको डिसलेक्सिया से ग्रसित शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेंगे। डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया बहुत कॉमन है, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, वो एकदम मिरर इमेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो वहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चा लिख सही रहा है, उसे समझ प्रॉपर चीज़ें आ रही है, लेकिन वो जो लिख रहा है वो हमारे हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि उसे दिख वैसा रहा है, वो वैसा ही पढ़ पा रहा है। तो अगर हम उसे एक प्रॉपर वे में, या जो स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर है वो उसे ये ट्रेन कर दे कि इस टाइप से आपको बनाना है, या वो करिकुलम को या उस पाठचर्या को इस तरीके से डिजाइन कर दे कि उस बच्चे को बी कैसे बनाना है, सी कैसे बनाना है, ये सारी चीजें अगर उसे उसी के पैटर्न में समझाई जाए तो वो फिर सीधा लिखना शुरू कर देता है। फिर है प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परिवार स्टार्टिंग में ऐसा मिला होता है कि उन्हें नहीं समझ में आता है, वो कुछ चीज़ें उल्टे ही सीख लेते हैं। तो फिर जब आप बच्चे का माइंड रीड करेंगे कि बच्चा खराब नहीं है, वो चीज़ें उसे जो जहाँ से आ रहा है या जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वहाँ पे उसे सिखाई ही ऐसी गई हैं, तो वहाँ पे भी टीचर को समझना होता है और उचित मार्गदर्शन देना ही पड़ता है, जिससे बच्चा अपने आगे के व्यवहार को सुधार सके। फिर है इसमें मेन चीज, अगर आप जेनेटिक अवेयर है, आप हेरिडिटी से अवेयर है, तो बच्चे में आपको इजीली पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जो बिहेवियर किसी बच्चे का है, स्लो लर्नर है, हाई लर्नर है, एवरेज है, कैसा है, गिफ्टेड है, ये सारी चीज़ें अगर आप हेरिडिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको इजीली क्लासिफिकेशन करना इजी हो जाएगा। कितने बच्चे आपके क्लास में है, सपोज 30 बच्चे हैं, तो उसमें से अगर 3 बच्चों या 4 बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे एक टीचर आराम से क्लासीफाई कर सकता है कि इन 3 बच्चों को हमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, इन 3 बच्चों को हमें स्पेशल अटेंशन देनी ही पड़ेगी, तब जाके हमारा उनकी लर्निंग जो है वो आप नॉर्मल बच्चे के बराबर ला सकते हैं। ठीक है। फिर ये क्या हेल्प करता है किसी टीचर को कि बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड किया जा सके। अब मान लीजिए कोई बच्चा डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया से ग्रसित है, वो पूरी, उसको सपोज ABCD लिखना या छोटा बड़ा लिखना तो आ रहा है, प्रॉपर लिख ले रहा है, लेकिन जब आप कॉपी चेक कर रहे हो तो वो उल्टा लिख रहा है, तो कुछ दिन तो इरिटेट, जल्दी में टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो मान लिया पीट दिया उस बच्चे को या डांट दिया कि क्या लिख के लाए हो, कैसे किया है। तो वहां पे क्या होता है कि ये चीजें दिक्कत इस वजह से करती हैं कि भाई बच्चा तो सही है अपनी जगह, उसने सारी चीजें अच्छे से लर्न करी है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि उसने जो उसके साथ जो कैरेक्टर्स ट्रेड्स जो उसमें आए हैं, वो चीजें उसे दिक्कत कर रहे हैं लर्न करने में। यानी आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर क्यों रहा है, तो उस पैटर्न को समझ के हम उसके लिए वैसा ही चीज डिजाइन करके फिर उसको पढ़ाते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके। फिर आगे आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका कंप्लीट हो चुका है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं। अब सारे बच्चों के पेरेंट्स अलग अलग हैं, जब दो भाई बहन या इवन ट्विंस के कैरेक्टर्स सेम नहीं होते हैं, तो फिर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है आपका वो डिफरेंट होगा। कुछ कैरेक्टर, कुछ लोग फिजिकली लंबे होंगे, कुछ शॉर्ट स्ट्रेचर होंगे, कुछ की आईक्यू बहुत तेज होगी, कुछ की आईक्यू कम होगी, कुछ एवरेज होंगे। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? आपका एक एनवायरनमेंट और एक आपका जो उसका जेनेटिक मेकअप है उससे डिफर कर रहा है। यानी हमेशा क्या होगा, जो भी किसी भी इंडिविजुअल का एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हमेशा नेचर और हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी मान लिया किसी का जेनेटिक मेकअप अच्छा है, लेकिन अगर उसका पालन पोषण ही किसी चैलेंज जगह पे हो रहा है,
तो उसका शायद उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का विकास होता है वो उसकी जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यानी उसके गुणन फल के स्वरूप, यानी इसको क्या लिखते हैं हम, जो डेवलपमेंट होता है वो E/H लिखते हैं, यानी इन्वायरमेंट इंटू हेरिडिटी लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, जो एक बहुत शॉर्ट टॉपिक था। इसमें कोई बहुत मेजर चीज नहीं है, बस वही तीन लॉज हैं, रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ रिग्रेशन एंड लॉ ऑफ वेरिएशन, ये तीन लॉज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के लॉज हैं या ये किस चीज से रिलेटेड लॉज है, तो आपको सिंपली आंसर करना है हेरिडिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।